शब्बीर का कहना है कि जराइम की पुरस्रार दुनिया में बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात सामने आते हैं कि अकल दंग रह जाती है। जाली डिग्रियों पर मुलाजमत से लेकर दीगर 2 नंबर कामों के जरिए लूट खसूट के वाक़यात आम होते जा रहे हैं। कोरंगी में गुज़िश्ता दिनों एक ऐसा ही वाक़या पेश आया। अब आ जाएं आप। शब्बीर ने एक दिन देखा कि रात के वक्त 3 अफराद एक क्लिनिक में दाखिल हुए और एक बेंच पर बैठ गए जहां दीगर मरीज अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। इंतजार गाह के सामने ही डॉक्टर अपने चैम्बर में किसी मरीज का मुआयना कर रहा था। जैसे ही मरीज अपने चेकअप के बाद चैम्बर से निकला, डॉक्टर ने दूसरे मरीज के लिए मेज पर रखी बेल बजा दी। बेल की आवाज सुनते ही क्लिनिक बॉय ने कतार में सबसे आगे बैठे हुए एक मरीज को अंदर जाने का इशारा किया ही था कि वो तीनों अफराद अपनी जगह से उठ खड़े हुए और अंदर जाने की कोशिश करने लगे, जिस पर क्लिनिक बॉय ने उन्हें टोक दिया। पहला नंबर इनका। हमें जरा इमरजेंसी है, हमें पहले जाना है। चैम्बर में बैठे हुए डॉक्टर ने इमरजेंसी का लफ्ज सुना तो क्लिनिक बॉय को आवाज दे दी। आप इनको अंदर आने दें। ओके सर, आ जाएं आप। वो तीनों आदमी डॉक्टर के चैम्बर में दाखिल हुए। एक आदमी डॉक्टर के बराबर स्टूल पर बैठ गया। जी फरमाइए। ये मेरा तारुफ है। डॉक्टर ने कार्ड देखा तो उसके माथे पर हैरानी और परेशानी के आसार उभर आए। इससे मेरा क्या ताल्लुक है? डॉक्टर साहब, हमें रिपोर्ट मिली है कि आपकी डिग्री जाली है और उस डिग्री पर आप यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकते। देखिए, आप लोग गलत जगह आ गए हैं। आपको गलत फहमी हुई है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है यहाँ बात करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि आपके क्लिनिक में मरीज मौजूद हैं। आप ऐसा करेंगे, थोड़ी देर के लिए हमारे साथ बाहर आ जाए। ठीक है, आप लोग बाहर चलें, मैं आता हूँ। जी। डॉक्टर ने कुछ सोचा और फिर उन आदमियों के साथ क्लिनिक से बाहर आ गया। वो चारों एक कार के करीब पहुंचे तो एक आदमी ने कार का दरवाजा खोल दिया। आइए डॉक्टर साहब, तशरीफ रखिए, बस यहीं से आ रहा। आइए। डॉक्टर बादिल नाखास्ता गाड़ी में बैठ गया, जिसके बाद वो तीनों भी कार में दाखिल हो गए और शब्बीर ने देखा कि कार वहां से रवाना हो गई थी। वो 3 नामालूम अफराद जो खुद को एंटी टेररिज्म नामी मुबैना इदारे के अहलकार बताकर डॉक्टर को साथ ले गए थे, उनके मकासद क्या थे? डॉक्टर काफी देर तक बेखबर रहा। शब्बीर ने यह भी देखा कि गाड़ी कराची की सड़कों पर दौड़ रही थी और डॉक्टर हैरान और परेशान था। हाँ तो डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये जाली डिग्री कब और कहां से हासिल की? देखिए, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि आप लोगों को गलत फहमी हुई है। प्लीज मुझे यही उतार दें। उतार देंगे, घबराओ मत। पिछले 2.5 घंटे से आप लेके मुझे घूम रहे हैं। मैंने आपको पहले भी रिक्वेस्ट की कि मुझे यहीं कहीं उतार दें आप। चुप करके बैठा रहे, शोर मत कर, समझा? आप लोग चाहते क्या हैं? वो भी बता देंगे, थोड़ा सब्र कर। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? सामने सुपर हाईवे है। हम थाना बुल्ला खान की तरफ जा रहे हैं। इलाका देखा है? नहीं, मगर क्यों? वहाँ आपके रहने का बंदोबस्त किया हमने। क्या मतलब? मतलब ये कि ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 लाख। 5 लाख रुपए आप हमें देंगे और हम आपको छोड़ देंगे। इसका मतलब है आप लोगों ने मुझे अगवा कर लिया है? नहीं भाई, हम कोई डाकू थोड़ी हैं, हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हें पिकनिक पर ले जाना है। इस बेवकूफ आदमी को गोली मारो, यहीं की सड़क पे फेंक दे। नहीं भाई, ऐसा मत करना। इसके साथ ही डॉक्टर के बराबर बैठे आदमी ने डॉक्टर की कमर में पिस्तौल की नोक चुभो दी। अब डॉक्टर को एहसास हो गया था कि मामला कुछ गड़बड़ है। तो चुप करके बैठा रहे। और बात सुन, इस रास्ते पर हमें पुलिस रोक सकती है। अपनी मनुष्य शक्ल को सही करो, मुस्कुराहट ला चेहरे पे। अच्छा भाई, आप जैसे बोलते हो वैसा करता हूँ। आप गाड़ी तो वापस लेना। शाबाश। तो फिर घर वालों को फोन कर और उनको परेशानी जाहिर मत करना। चल फोन मिला। डॉक्टर ने अपने घर फोन करके मालूम किया तो घर पर सिर्फ 1 लाख रुपए मौजूद थे। काफी बहस तकरार के बाद डाकू 2 लाख तावान पर राजी हो गए। शब्बीर ने देखा कि गाड़ी अब कराची के इलाके गिजरी में दाखिल हो रही थी। फिर एक घर के सामने गाड़ी रोक दी गई। डॉक्टर ने फोन किया तो उसका भाई 1 लाख रुपए लेकर बाहर निकल आया।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई। ये ले भाई 1 लाख रुपए। भाई असल में दोस्तों को इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत पड़ी थी, इसलिए मुझे घर आना पड़ा। आप लोग अंदर आए, कुछ चाय वाय हो जाए? नहीं हम लोग ज़रा जल्दी में हैं। भाई 1 लाख रुपए का और इंतजाम हो जाए तो हमारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। ठीक है, मैं देखता हूँ कुछ। ठीक है भाई, मैं 15 से 20 मिनट वापस आता हूँ, आप पैसों का बंदोबस्त करें। ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ। चलो गाड़ी चला। कार वहां से रवाना हुई तो डॉक्टर का भाई किसी गहरी सोच में डूब गया। उसका माथा ठनक चुका था। कार नजरों से ओझल हुई तो भाई ने फौरन 15 पर कॉल मिला दी। हेलो 15 पुलिस जी, वो मेरे भाई को ऐसे 2 बंदे किडनैप कर। फिर शब्बीर ने देखा कि डॉक्टर के भाई ने 15 को सारी तफसील बताकर फोन बंद कर दिया था और खुद घर के अंदर चला गया। कुछ ही देर में शब्बीर ने देखा कि पुलिस एहलकार डॉक्टर के दरवाजे पर पहुंच चुके थे। डॉक्टर के दरवाजे पर बेल दी गई, उसका भाई बाहर निकल आया। फिर पुलिस एहलकारों ने डॉक्टर के भाई को कुछ हिदायत देकर उसे अंदर भेज दिया। शब्बीर को यकीन था कि कुछ ही देर में जब अगवाकार दोबारा वहां तावान की बकिया रकम लेने के लिए पहुंचेंगे तो पुलिस उन्हें धर लेगी और डॉक्टर को आजाद करा लिया जाएगा। शब्बीर ने देखा कि वही गाड़ी जिसमें डाकू डॉक्टर को लेकर घूम रहे थे डॉक्टर के दरवाजे पर आकर रुक गई। गाड़ी रुकते ही चारों तरफ से पुलिस ने गाड़ी को घेर लिया, जबकि कुछ एहलकारों ने 2 अफराद को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था। फिर शब्बीर ने देखा कि डॉक्टर को कार से उतारा गया तो वो पुलिस एहलकारों के गले लग गया। आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बस अल्लाह ने जान बचा दी। इस वाक़े के बाद पुलिस ने मीडिया को जो कुछ बताया था वो ये है। डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर सईद अख्तर, उनको वहाँ से किडनैप किया गया। कुछ लोग थे, 3 मुलजमान थे इसके अंदर, जिनके पास जाली कार्ड थे, सर्विस कार्ड जिन्होंने बना रखे थे एंटी टेररिज्म और एंटी क्राइम के नाम से। वो कार्ड इनके जाली थे। ये डॉक्टर को वहाँ से उठा कर लाए कि जी आपकी डिग्री जाली है, तो आप ये कैसे काम कर रहे हैं। वहाँ से इन्होंने गाड़ी में बिठाया और इनके एड्रेस के उनको घर पे इनके कॉल करवाई गिजरी फेज 4 में कि आप अपने घर वालों को कॉल करें, वो 2 लाख रुपए का बंदोबस्त करके रखें, 5 लाख का। फिर वो वहाँ पर इनको लेकर गए हैं। जब इनके घर पहुंचे हैं तो डॉक्टर साहब के घर वालों ने इनको 1 लाख रुपया दिया उस वक्त। उसके बाद ये वहाँ से निकल गए हैं और उनके घर वालों को ये बता कर गए हैं कि आपका बंदा जो है अभी हमारे पास है मुगवी, जिसको हम अपने पास ही रखेंगे जब तक आप बाकी की जो रकम है उसको बंदोबस्त कर रखें। इन द मीन वेल जो मुगवी था उसके भाई जो थे उन्होंने 15 पे कॉल कर दी और बर वक्त इतला मिलते ही गिजरी पुलिस ने फौरन जो जगह थी जहाँ पे उन्होंने दूसरी किस्त लेने के लिए आना था वहाँ पे जगह का घेराव कर लिया और जैसे ही मुलजमान वहाँ पे पहुंचे हैं तो उनको बहुत सारे हिकमत अमली के साथ गिरफ्तार कर लिया। जब उनको लेकर आए हैं जहाँ पे थाने पे इंटरोगेशन जब उनकी की है तो अव्वल तो वो मान नहीं रहे थे। कहते हैं जी हम तो वाकई इस काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट से हमारा ताल्लुक है, एंटी क्राइम और एंटी टेररिज्म से हमारा ताल्लुक है। लेकिन उसके बाद जब मैंने मज़ीद उसे तफ्तीश की तो उन्होंने बताया कि जो हमने 1 लाख रुपया वसूल किया था वो हमारी गाड़ी पुलिस की मोबाइल जो मैं लेकर उसके नीचे हमने सीट के नीचे छुपा दिया था। वो हमने 1 लाख रुपया उनसे रिकवर किया है और उनके अलावा 2 मुलजमान थे जिनसे पिस्टल भी बरामद हुए हैं। और ये है वो डॉक्टर साहब जिनको जाली एहलकारों ने तावान के लिए अगवा किया था। अपने ऑफिस में सेंटर में बैठा हुआ था कि 3 बंदे आए अंदर, कार्ड शो किया और उसके बाद मुझे कहा कि आप चलें गाड़ी में बैठे, आपसे डिस्कस करनी है यहाँ पे। नहीं, मैंने कहा क्या हो गया मुझे बताएं। तो लेकिन वो मुझे जबरदस्ती पिस्टल दिखा के अंदर से बाहर ले गए और गाड़ी में बिठा दिया और उसके बाद गाड़ी तेजी से भगाते हुए ले गए। ये तो पूरे कराची में घुमाते रहे मुझे। तो इस वजह से फिर वो मुझे सुरागकोट की तरफ ले गए। सुरागकोट से कह रहे हैं तमाम भी आगे ले जाएंगे हैदराबाद की साइड। तो फिर मैंने कहा यार कुछ जो भी है आप कर आके, मुझे फिर महसूस हुआ कि ये कुछ बोल रहे थे ना, मुझे महसूस हुआ कि कुछ प्रॉब्लम करेंगे। तो मैंने कहा मुझे जो चाहिए आप, मतलब इसमें 5 लाख तो नहीं दे सकता। तो 2 लाख के इन्होंने सौदा किया। मैंने कहा ठीक है मैं घर पे ही दूंगा, मेरे पास तो नहीं है। तो वो कह रहे हैं चलें घर चलें। ये मेरे साथ से हाँ सब उनको मैंने घर भेजा तो लाख रुपए घर में से दिए। फिर मेरे भाई ने देखा, महसूस किया कुछ, तो फौरन 15 पे फ़ोन किया। 15 पे फ़ोन करने के बाद फिर वो इसको तो मैंने 15 मिनट का टाइम मांगा था कि 15 मिनट बाद दूसरी लाख दे दूंगा, मैं इंतज़ाम कर रहे हैं।
तो 15 मिनट बाद इनको दोबारा भेजा, तो इतनी देर में मेरे भाई ने सन भाई पे फोन किया और उन्होंने बहुत जबरदस्त किस्म का एक्शन लिया और मेरी जान। इस मौके पर पुलिस ने अगवा बराए तावान में पकड़े गए 2 मुल्जिमान को भी मीडिया के सामने पेश किया, लेकिन उनके चेहरे नहीं दिखाए। शब्बीर का कहना है कि तफ्तीश की मजबूरियां अपनी जगह, लेकिन जालिमों के चेहरों को बेनकाब करने में कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। शब्बीर ने चंद घंटों के अंदर अंदर अगवा बराए तावान की वारदात नाकाम बनाने, मुल्जिमान को पकड़ने और मगवी को आजाद कराने पर पुलिस की कारकर्दगी की तारीफ की है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने चीचा वतनी में एक ऐसी लड़की को देखा है जिसकी कम उम्री में ही शादी कर दी गई थी और वो साहस और शौहर के मजालिम का शिकार थी। ये घर जो आप देख रहे हैं, कभी नादिया इसी घर में रहती थी। इंतहाई गुर्बत ज़दा माहौल में परवरिश पाने वाली नादिया जब 16 बरस की हुई तो एक दिन उसकी माँ उसे गौर से देखने लगी। नादिया आंगन में कपड़े धो रही थी और माँ पास ही खड़ी अपनी बेटी को प्यार भरी नजरों से देख रही थी। माँ की आंख में पता नहीं क्यों आंसू से झिलमिला रहे थे। फिर वो बेटी के पास गई और उसके पास बैठकर उसे प्यार करने लगी। अम्मा क्या करेंगे, बस थोड़ी से कपड़े रह गए। ठीक है, बाकी मैं धो लेती हूँ। जाके चाय बना ले। शाबाश। नादिया माँ का हुक्म सुनते ही चली गई और माँ बर्तन धोते धोते कहीं ख्यालों में खो गई। उसके सामने उसका शौहर फिक्रमंदी से सर झुकाए बैठा हुआ था। फिर क्या सोचा तुमने? बेटी बड़ी हो गई है। मैंने तो सब अल्लाह पर छोड़ दिया। बस जब ऊपर वाले की मर्जी होगी कर दूंगा उसकी शादी। मैंने उसके लिए कुछ पैसे जोड़ रखे, उसकी तरफ से परेशान नहीं होना। बस दुआ करो कि उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता आ जाए। नादिया की माँ पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता। अभी बहुत छोटी है हमारी बेटी, सिर्फ 16 वर्ष की तो हुई है। पता नहीं उसको कैसा शौहर मिले। बस अल्लाह उसकी तकदीर अच्छी करे, अपने घर में सुख और आराम से रहे। वरना हम तो उसे एक वक्त भी पेट भर रोटी नहीं दे सके। अरे तो रो क्यों रही है? पागल हो गई है क्या? चल चल अपने आंसू पहुंच। चुप हो जा। वो है ना ऊपर वाला, सब ठीक कर देगा। नादिया की माँ भी अपने ख्यालों में ही गुम थी कि नादिया ने आकर उसे चौंका दिया। अम्मा चाय बन गई है। अम्मा अम्मा तू रो क्यों रही है? नहीं, बस आंख में साबुन चला गया था। तो चल मैं आ रही हूँ। कुछ दिनों के बाद नादिया का रिश्ता आया तो घर वालों ने फौरन कबूल कर लिया और बेटी को रुखसत कर दिया। एक दिन शब्बीर ने देखा कि नादिया अपने शौहर का पांव दबा रही थी कि इसी दौरान उसके शौहर का फोन बजने लगा। नादिया फोन उठा। नादिया ने फोन उठाकर दिया तो उसके शौहर ने नंबर देखने के बाद कॉल काट दी और फिर दूसरे ही लम्हे फोन लिए कमरे से बाहर निकलने लगा। खैर तो है, किसका फोन था? वो तो अपने काम से काम रखा कर। अब तुझे बताता फिरूंगा कि किसका फोन है और किसका फोन नहीं है। हाँ तो उसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात? और बस चुप भी कर जा मेरी मुसीबत। हाँ मुझे क्या, नहीं पूछती मैं। नादिया गुस्से में शौहर को छोड़कर चली गई और अपने कामों में मसरूफ हो गई। काम के दौरान उसका गुजर बरामदे से हुआ तो नादिया ने देखा कि उसका शौहर किसी से हंस हंस कर राजदाराना अंदाज में फोन पर बात कर रहा था। नादिया एक तरफ हटकर खड़ी हो गई। उसने अंदाजा लगाने की कोशिश की लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया और फिर वो वहां से चली गई। नादिया की शादी को बमुश्किल 3-4 माह हुए थे, लेकिन उसे एक लम्हा भी घर में सुकून नहीं आया था क्योंकि उसका शौहर आए दिन किसी ना किसी लड़की से फोन पर बात करता था। एक दिन तो हद ही हो गई। शब्बीर ने देखा कि नादिया आईने के सामने अपने बाल संवार रही थी। शौहर अंदर आया तो नादिया चहकते हुए अपने शौहर के सामने आ गई। कैसी लग रही हूँ मैं? वो तुझे क्या दौरे पड़ते रहते हैं? हर वक्त पूछती रहती है कैसी लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ। और जैसी चुड़ैल लाई थी वैसे ही लग रही है। हाँ तो मैं क्यों अच्छी लगूंगी?
तुम्हें रोज एक नई लड़की मिल जाती है दोस्ती करने के लिए। ओए हाँ मिल जाती है, और तेरे बाप का खाता हूँ क्या? तो फिर मुझसे क्यों शादी की थी? बताओ ना, क्यों शादी की थी? देख तुझे शराफत से समझा रहा हूँ, अगर तूने अपनी जबान बंद नहीं की ना तो तेरा गला दबा दूंगा मैं। हाँ तो मैं जा रही हूँ अपनी माँ के घर, और हाँ कोई दूसरी ले आना। और जा, चल जा। और बात सुन, अगर तूने अपने माँ बाप से कोई भी बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल जा। नादिया जब भी अपनी माँ के घर जाती उसकी आंखें नम रहती थी। माँ बाप के पूछने के बावजूद वो जबान खोलने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उस दिन उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। शब्बीर ने देखा कि नादिया अपनी माँ के सामने थी। बेटा बता क्या बात है, क्यों डर रही हो? बोल। अम्मा अम्मा वो बहुत खतरनाक है। अम्मा वो मुझे जान से मार देगा। अम्मा तू मुझे ले आ प्लीज। अम्मा तू मुझे वहां से ले आ। नादिया के अब्बा, नादिया के अब्बा। शब्बीर ने देखा कि बीवी की आवाज सुनकर नादिया का बाप अंदर आया। बेटी को उदास देखा तो उसके सर पर शफकत से हाथ रखा। नादिया का दिल भर आया और वो बाप के सामने बिलक बिलक कर रोने लगी। उस दिन नादिया ने अपने माँ बाप को अपने शौहर के मजालिम और नई नई औरतों से ताल्लुकात के बारे में बता दिया था, जिसके बाद नादिया के बाप ने अपने दामाद से बात करने के लिए उसे अपने घर बुला लिया था। शब्बीर ने देखा कि नादिया का बाप अपने दामाद के साथ कमरे में मौजूद था कि इस दौरान नादिया की माँ अपने दामाद के लिए चाय लाई और वहाँ चाय रखकर वापस चली गई। लो बेटा चाय पियो। जी लेता हूँ। बेटा मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। क्या बात? खैरियत तो है? हाँ हाँ सब खैरियत है। बेटा मैं ये कहना चाह रहा था कि जब इंसान की शादी हो जाती है ना तो उसे बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती हैं। मैं कुछ समझा नहीं। नादिया ने कुछ बताया क्या आपको? अरे नहीं बेटा, उस बेचारी के मुंह में तो जबान ही नहीं है। ये तो बस मैंने खुद ही अंदाजा लगाया कि शायद नादिया तुम्हारे साथ खुश नहीं है। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? वो मेरे साथ खुश रहना ही नहीं चाहती। हाँ तो कैसे रहेगी वो तुम्हारे साथ खुश? जब उसका शौहर नई नई औरतों के साथ दोस्ती करेगा और फोन पे बातें करेगा तो किस तरह खुश रहेगी वो? तो क्या हो गया ससुर जी आपको? लगता है आपका दिमाग चल गया है। तो मैं इतना ही बुरा हूं तो बुला लो अपनी बेटी को अपने पास और रख लो अपने घर पर। आज के बाद मैं इधर का रुख नहीं करूंगा, जा रहा हूं। अरे बेटा मेरी बात तो सुनो। दामाद गुस्से में उठकर खड़ा हो गया। ससुर ने उसको रोकने की, समझाने की कोशिश की, लेकिन वो तेजी से घर से बाहर निकल गया। इस वाकये के बाद एक दिन शब्बीर ने चीचा वतनी के एक अस्पताल में कयामत खेज मंजर देखा। ये था वो दिलखराश मंजर। ये औरत जो चीख चीख कर एहतजाज कर रही है, नादिया की माँ है। इस गरीब माँ की बेटी की लाश उसके करीब ही रखी हुई नजर आ रही है। ये लाश नादिया की लाश है, एक गरीब और कमसीन लड़की की, जिसकी तकदीर उसके शौहर के हाथ में थी। शब्बीर को उसी लम्हे पता चला अपने शौहर की मजमूम हरकतों की बाप से शिकायत करने पर सफाक शौहर ने अपनी बीवी को गला दबाकर कत्ल कर दिया था। खुदा ऐसा दिन किसी माँ को न दिखाए। बेबस गरीब फाका ज़दा माँ अपनी बेजबान गरीब बच्ची की लाश पर नौहा कुना थी। नादिया के बेईमाना कत्ल के बाद इलाके में कोहराम बर्पा हो गया था। नादिया के माँ बाप अपनी बेबसी का मातम कर रहे थे। पहला शादी की ਸੀ ਬੱਚੀ ਦੀ। ਬੱਚੀ ਆਣ ਕੇ ਘਰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਬੂ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ, ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਗਲਾ ਦਬਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਸੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਝ ਆਈ? ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਡੀਪੀਓ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਧਰ ਦਿੱਤਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਨਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਮਗਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਤਫਸੀਲ ਰਖਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਬੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਤਲੁਕਾਤ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਰੋਕਦੀ ਸੀ, ਨਾਦੀਆ ਬੀਬੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। शब्बीर ने सवाल किया है
कि क्या कोई इस मजलूम खानदान की मदद करने वाला है, इन्हें इंसाफ दिला सकता है कोई। गरीब माँ की आंखों से बहने वाले आंसू क्या पोंछे जा सकते हैं। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। एक 12 साला फे नामी बच्ची हस्बे मामूल सुबह घर से बाहर निकली और टहलते हुए घर के सामने खेतों में पहुंचकर अपने काम में मशगूल हो गई। क्यारियों की सफाई सुथराई के बाद वो थोड़ी देर सुस्ताने के लिए एक दरख्त के साए में बैठ गई। खेत में चारों तरफ सन्नाटा था। कुछ देर सस्ताने के बाद लड़की अपनी जगह से उठी और फिर भैंसों के लिए चारा काटने लगी। इसी दौरान गांव के रिहायशी उमर नामी एक नौजवान पगडंडी से गुजरते हुए अपनी साइकिल रोककर खड़ा हो गया। लड़की इस नौजवान की मौजूदगी से बेनियाज अपने काम में मसरूफ रही। बात सुन, तू ये इतना धूप में क्यों काम कर रही है? अगर बीमार हो गई तो? मैं नहीं होती बीमार। अच्छा ये बता, यहाँ पानी है कहीं आसपास? हाँ, वहाँ पेड़ के नीचे रखा है, जा जाके पी ले। गांव का यह नौजवान साइकिल छोड़कर दरख्त की तरफ लपका। उसने छोटी सी मटकी से पानी उड़ेला और पानी पीते हुए लड़की की तरफ देखता रहा। और ये बता, तू ये इतना इतरा के क्यों बात कर रही है मुझसे? क्या बोला? क्या बोला है? अच्छा, तू बोल, तेरे लिए घास काट दूं? नहीं नहीं, मैं अपना काम खुद ही कर लूंगी, बड़ा है घास काटने वाला। शब्बीर ने देखा कि ये नौजवान मानी खेज मुस्कुराहट के साथ वहाँ से चला गया और उसके बाद लड़की ने जैसे एक इत्मीनान का सांस लिया। 12 साला लड़की ने जल्दी से घास का गट्ठर बनाया और इस गट्ठर को सर पर रखकर जल्दी जल्दी अपने घर की जानिब रवाना होने लगी। इस वाकये के बाद दूसरे दिन चिलचिलाती धूप में एक इंतहाई दर्दनाक वाकया पेश आया, जिसने गांव भर की नींदें उड़ा दी। गांव के उमर नामी नौजवान ने 12 साला बच्ची के साथ खेत में ज्यादती कर डाली थी। हाय, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। इस वाक़े की खबर जब मुतासिरा बच्ची के बाप को मिली तो वो शदीद इश्तियाल में आ गया। शब्बीर ने देखा बच्ची की माँ वावेला कर रही थी और बच्ची का भाई सर झुकाए बैठा था। बच्ची के बाप के चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। हाय, मैं लुट गई, हाय, मैं बर्बाद हो गई, मेरी बच्ची। चुप कर इशफाक, कहाँ मेरी बंदूक? छोड़, मैं खुद ढूंढता हूँ। शब्बीर ने देखा कि बच्ची के बाप ने एक पुराने से ट्रंक में रखी अपनी बंदूक निकाली और इंतहाई गुस्से की कैफियत में घर से बाहर निकल गया। शब्बीर को यकीन हो गया था कि मुतासरा बच्ची का बाप यकीनी तौर पर मुल्जिम और उसके घर वालों का सफाया कर देगा, मगर हुआ कुछ और। मुतासिरा बच्ची का बाप बंदूक उठाए जा रहा था कि रास्ते में उसे मुल्जिम का चचा टकरा गया। ओए हक नवाज, ये बंदूक उठाकर किधर जा रहे हो? कहाँ है तेरा भतीजा? आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओए कुछ बता तो सही, हुआ क्या? जो हुआ है ना वो तू सुन नहीं सकेगा, समझे? तेरे भतीजे ने मेरी बेटी को जब वो घास काट रही थी तो बुरी नजर डाली, और देख तू भी रास्ते में नहीं आना वरना मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, समझे? ओए देख हक नवाज, अगर मेरे भतीजे ने कोई ज्यादती की है तो मैं तेरे से वादा करता हूँ उसको जरूर सजा होगी। सजा मैं उसे खुद दूंगा, तू हट जा रास्ते से। ओए देख, मेरी बात को समझने की कोशिश कर, ये सारा फैसला पंचायत में होगा। क्या जमानत है तू मेरे साथ इंसाफ करेगा? ओए देख नवाज, तू कल पंचायत तो लगने दे, फिर तू देखना कैसा इंसाफ होता है। चल जा, तसल्ली रख, जा जा, शाबाश। मुल्जिम का चचा तमाम सूरत हाल को भांप चुका था और फिर मुतासिरा बच्ची के बाप हक नवाज को समझाने बुझाने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर में शब्बीर ने देखा कि मुतासिरा बच्ची का बाप खामोशी से वापस जा रहा था। मुल्जिम का चचा गांव का बड़ा था और गांव की पंचायत का सरबराह था। हक नवाज के एहतजाज पर मुल्जिम के चचा ने पंचायत लगाने का वादा कर लिया था। मुतासिरा बच्ची के साथ मुबैना ज्यादती के शर्मनाक वाक़े के सिर्फ 2 दिन बाद शब्बीर ने देखा कि गांव के बीचों बीच पंचायत लगी हुई थी और अमीन नामी मुल्जिम का चचा, जो पंचायत का सरबराह भी था, मुतासिरा बच्ची के बाप को समझाने बुझाने की कोशिश कर रहा था। मैं जो भी फैसला करूंगा तुम सबको कबूल है? देखो भाई, तुम सब लोग मुझ पर भरोसा करते हो। मेरी बेटी के साथ ज्यादती हुई है, मुझे इंसाफ चाहिए। और देख हक नवाज, जो तेरे साथ हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। अब यही फैसला हो सकता है कि मुल्जिम की बहन या बेटी का निकाह तेरे साथ कर दिया जाए।
नहीं, हरगिज नहीं, मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। अगर तुझे ये फैसला कबूल नहीं है तो चल 4 निकाह करा देता हूं। नहीं, मुझे ये भी कबूल नहीं है। तो चुप कर जा थोड़ी देर के लिए अकनवास, पागल मत बन। थोड़ी देर में शब्बीर ने देखा कि पंचायत के सरबराह ने किसी को इशारा किया। वो आदमी अपनी जगह से उठा और करीबी डेरे से वापस आया तो उसके साथ 4 औरतें थीं जिन्होंने चादरों से अपने मुंह ढांपे हुए थे। ये चारों औरतें जिरगे के बीचों बीच बिठा दी गई थी। देख अकनवास, इन चारों में से तुझे कौन सी चाहिए? ये तो शादीशुदा है। तो फिर तू चाहता क्या है? मेरी बेटी कुंवारी थी, मुझे मुलजम की कुंवारी बहन चाहिए। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा।